नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीटीए एंट्रेंस एग्जाम इलेक्ट्रीशियन का पेपर देखेंगे। मॉडल पेपर है यह, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसे पढ़ लीजिए। पहला क्वेश्चन है, इंसुलेशन प्रतिरोध मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है ओम मीटर, वोल्ट मीटर, अमीटर, मैगर। तो आपको पता होगा कि इंसुलेशन प्रतिरोध मापने के लिए हम लोग मैगर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, मैगर। आपको पता होगा कि ओम मीटर द्वारा क्या नापा जाता है? प्रतिरोध मापा जाता है। वोल्ट मीटर द्वारा आपका विभव मापा जाता है। एमीटर द्वारा आपका धारा मापा जाता है। और मैगर द्वारा क्या मापा जाता है? इंसुलेशन प्रतिरोध। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है कि कौन सा निम्नलिखित में से एक कारण है सक्रिय डीसी जनरेटर के अवशिष्ट चुंबकत्व खोने के लिए? ऑप्शन है आर्मेचर कोर ठीक से प्रतिधार नहीं है, जनरेटर एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रखा है, आर्मेचर प्रतिरोध 1 ओम से अधिक है, डी है गलत ब्रश की स्थिति। तो देखिए, जिस कारण से सक्रिय डीसी जनरेटर के अवशिष्ट चुंबकत्व खोने के लिए होता है, वह रहता है कि जनरेटर एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रखा है। क्या होता है कि जो सक्रिय डीसी जनरेटर का अवशिष्ट चुंबकत्व खो जाता है। तो अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है कि IS 3156 के अनुसार सिंगल फेज के लिए सेकेंडरी वोल्टेज व थ्री फेज विभव ट्रांसफार्मर की श्रेणी मान कितना होगा? तो देखिए कि IS 3156 के अनुसार सिंगल फेज के लिए सेकेंडरी वोल्टेज व थ्री फेज विभव ट्रांसफार्मर के श्रेणी मान जो होता है, यह मान होता है आपका 100 वोल्ट से 110 वोल्ट तक होता है। यहाँ पे आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 100 वोल्ट व 110 वोल्ट। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे, एक पूर्व प्रवर्धक होता है एक। ऑप्शन है धारा प्रवर्धक, वोल्टता प्रवर्धक, शक्ति प्रवर्धक, दृश्य प्रवर्धक। तो देखिए, जो एक प्री एम्पलीफायर होता है यानी कि पूर्व प्रवर्धक होता है, यह आपका वोल्टता प्रवर्धक होता है। तो यहाँ पे आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, वोल्टता प्रवर्धक। पांचवा क्वेश्चन है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर के समतुल्य सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का आकार समान रेटिंग के लिए कितना होगा? ऑप्शन है 3 गुना, समान, 1.5 गुना, 1/3। तो देखिए, जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर के लिए समतुल्य सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का जो आकार होता है, वह समान रेटिंग के लिए क्या होता है आपका 1.5 गुना होता है। यहाँ पे आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 1.5 गुना। छठा क्वेश्चन है, किसी हेक्साबिलेट के दांत का आकार उसके पिच से सीधे संबंधित होता है। पिच का विवरण कैसे दिया जाता है? ऑप्शन है हेक्साबिलेट की पूरी लंबाई के लिए, 100 mm की प्रति लंबाई के लिए, 250 mm की प्रति लंबाई के लिए, 10 mm प्रति लंबाई के लिए। तो किसी हेक्साबिलेट के दांत का आकार उसके पिच से सीधे संबंधित होता है। पिच का विवरण जो होता है, यह हम लोग देते हैं 25 mm प्रति लंबाई के लिए। यहाँ पे आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 25 mm की प्रति लंबाई के लिए। सातवां क्वेश्चन है, किसी स्टील डंडे को किसकी भांति प्रयोग नहीं करना चाहिए? ऑप्शन स्क्रू ड्राइवर, हथौड़ा, चाकू, डी है इनमें से सभी। तो देखिए, किसी स्टील के डंडे को हम लोगों को क्या करना चाहिए? स्क्रू ड्राइवर की तरह भी नहीं प्रयोग करना चाहिए, हथौड़े की तरह भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, चाकू की तरह प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनसे दुर्घटना होने की संभावना रहती है। तो इसलिए यहाँ पे आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। अगर स्टील का डंडा है तो उसे स्क्रू ड्राइवर की तरह करेंगे तो आपके हाथ में लग भी सकता है, खरोंच आ जाएगा, खून भी निकल सकता है। हथौड़ा की तरह भी उसे नहीं पीटना चाहिए, और चाकू की तरह भी उसे यूज नहीं करना चाहिए स्टील के डंडे को। आठवां क्वेश्चन है कि IGBT स्टैंड्स फॉर, IGBT का फुल फॉर्म क्या होता है आपको बताना है। तो देखिए, जो IGBT होता है, इसका जो फुल फॉर्म होता है, ये होता है कि इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन है कि मृदा में उपस्थित नमी की मात्रा
मृदा के प्रतिरोध को क्या करती है? ऑप्शन है बढ़ाती है, घटाती है, प्रभावित नहीं करती है, 9 है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मृदा में उपस्थित नमी की मात्रा मृदा के प्रतिरोध को क्या करती है? घटाती है। यहाँ पे आपका भी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि अगर मृदा में आपका नमी है तो क्या होगा कि मृदा का जो प्रतिरोध होगा वह घटेगा, यानी कि उसकी चालकता क्या होगा? बढ़ेगा। चालकता बढ़ने लगेगी, प्रतिरोधकता घट। 10वां नंबर क्वेश्चन है, किसी ट्रांसफार्मर में प्रति वोल्ट पर चक्रों की संख्या 6 है। प्राथमिक व द्वितीयक वोल्टेज क्रमशः 240 वोल्ट व 32 वोल्ट है। प्राथमिक व द्वितीयक वाइंडिंग चक्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए किसी ट्रांसफार्मर में प्रति वोल्ट पर चक्रों की संख्या 6 है। प्राथमिक द्वितीयक वोल्टेज क्रमशः 240 और 32 वोल्ट है। प्राथमिक द्वितीयक में जो चक्रों की संख्या होगी यह आपका 1440 चक्कर और 192 चक्कर होगा। तो यहाँ पे आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि यहाँ पे क्या होगा कि चक्रों की संख्या से यहाँ पे गुणा हो जाएगा, 6 का गुणा इसमें, 6 का गुणा इसमें हो जाएगा, तो 6 शून्य शून्य, 6 चौक 24, तो 4 हासिल तो हो जाएगा। फिर 6 दूना 12, तो 14 हो जाएगा। फिर ये 6 गुणा 32 करेंगे तो 192 चक्कर आ जाएगा। तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा दोनों में। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परिपथ भंजकों को स्थापित करने में न्यूनतम समय लगता है? ऑप्शन है वायु विस्फोट, न्यूनतम आयल, बल्क आयल, सल्फर हेक्साक्लोराइड। सल्फर हेक्साफ्लोराइड है SF6। तो जिस परिपथ भंजकों को स्थापित करने में न्यूनतम समय लगता है वह रहता है आपका SF6 रहता है। तो यहाँ पे आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा SF6। 11 नंबर क्वेश्चन है, एक 10 किलो वोल्ट एम्पियर का ट्रांसफार्मर खुले परिपथ टेस्ट में 400 वाट व लघु परिपथ टेस्ट में 900 वाट का पावर ले रहा है। 50% के लोड पर कॉपर ह्रास क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए जो कॉपर ह्रास का मान होगा वह आपका 225 वाट होगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग वीडियो शेयर नहीं किए हैं वो लोग वीडियो को शेयर कर दें। 13 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वाइंडिंग में कॉइल या पोल या फेसों की संख्या एक हो तो वाइंडिंग को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए जो अगर कॉइल, पोल या फेजों की संख्या अगर एक हो तो ऐसी वाइंडिंग को हम लोग जानते हैं विकेंद्रित वाइंडिंग के नाम से। तो यहाँ पे आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, विकेंद्रित वाइंडिंग। 14 नंबर क्वेश्चन है, बायोगैस में क्या होता है? तो देखिए जो बायोगैस रहता है इसमें आपका क्या होता है कि कुछ अशुद्धियों सहित मीथेन व कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यहाँ पे आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि कुछ अशुद्धियों सहित मीथेन व कार्बन डाइऑक्साइड, ज़्यादा मात्रा में आपका मीथेन ही रहता है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि मृदा प्रतिरोध जिन कारकों पर निर्भर करता है वह क्या है? ऑप्शन है इलेक्ट्रोड की गहराई, नमी, NaCl, इनमें सभी। तो इनमें क्या होता है कि मृदा प्रतिरोध जिन कारकों पर निर्भर करता है वह इलेक्ट्रोड की गहराई पर भी निर्भर करता है, नमी पर भी निर्भर करता है और NaCl पर भी निर्भर करता है। तो यहाँ पे आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, यह सभी। 16 नंबर क्वेश्चन है, उच्च आवृत्तियों को सीमित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन है प्री इम्फेसिस, डी इम्फेसिस, ट्यूनिंग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उच्च आवृत्तियों को सीमित करने की प्रक्रिया को बोलते हैं प्री इम्फेसिस। तो यहाँ पे आपका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, प्री एम्फेसिस। 17 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर के किस वाइंडिंग में सबसे अधिक टर्न होते हैं? ऑप्शन है लो वोल्टेज वाइंडिंग, हाई वोल्टेज वाइंडिंग, वाइंडिंग टर्न की संख्या पर निर्भर नहीं करती, डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए ट्रांसफार्मर की जिस वाइंडिंग में टर्नों की संख्या अधिक होती है वह आपका हाई वोल्टेज वाइंडिंग होता है। यहाँ पे आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, हाई वोल्टेज वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 18 नंबर क्वेश्चन है, दिया हुआ व्हीट स्टोन ब्रिज संतुलित होता है जब P इक्वल टू 100 वाट, Q इक्वल टू 1 किलो वाट, S इक्वल टू 120 वाट। तो अज्ञात प्रतिरोध का मान कितना होगा? तो देखिए इसका मान ज्ञात करने के हम लोग यही फार्मूला लगाते हैं, P बाई Q इक्वल टू
R/S। तो इसी फार्मूला का यूज करके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 1.2 किलोवाट आ जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, ईंधन सेल में विद्युत ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है? ऑप्शन हाइड्रोजन की ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया से, थर्मो आयनिक क्रिया से, ऑक्सीजन के अभाव में ईंधन के दहन से, उपरोक्त कोई नहीं। तो ईंधन सेल से जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है वह हाइड्रोजन की ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे आपका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत अपघट्ट यानी कि इलेक्ट्रोलाइट में उपस्थित अशुद्धियां आंतरिक लघु परिपथ परिस्थिति पैदा कर सकती है, जो क्या कहलाता है? ऑप्शन विध्रुवण, विद्युत अपघटन, स्थानीय क्रिया, ध्रुवाच्छादन, डी है आपका ध्रुवाच्छादन। तो यहाँ पे देखिए, विद्युत अपघटन में उपस्थित अशुद्धियां आंतरिक लघु परिपथ परिस्थिति पैदा कर सकती है, जो हमारा कहलाता है स्थानीय क्रिया कहलाता है। यहाँ पे आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, डीसी मोटर को स्टार्ट करने पर आप देखते हैं कि वह झटके से चालू होती है, इस प्रभाव का दोष क्या है? लाइन वोल्टेज बहुत अधिक है, ये रहेगा आपका पहला ऑप्शन है लाइन वोल्टेज अधिक है। दूसरा ऑप्शन है आपका फील्ड वाइंडिंग में लघु परिपथ है। सी आपका कि स्टार्टर का कॉन्टैक्ट टर्मिनल पीटेड यानी कि गड्ढेदार है, कार्बन ब्रश पर ग्रेड गलत है। तो डीसी मोटर को स्टार्ट करते समय हम लोग देखते हैं कि वह झटके से चालू होता है, इस प्रभाव का दोष यह होता है कि स्टार्टर का कॉन्टैक्ट टर्मिनल पीटेड यानी कि गड्ढेदार है। यहाँ पे आपका सी आंसर करेक्ट होगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, मशीन की चलती हालत में घिसने के कारण एक डीसी मशीन का कार्बन ब्रश छोटा हो जाता है, कितनी लंबाई पर ब्रश को बदलना पड़ता है? ऑप्शन है मूल लंबाई से 1/2 पर, मूल लंबाई का 1/3 पर, मूल लंबाई का 3/4 पर, मूल लंबाई का 2/3 पर। तो मशीन की चलती हालत में घिसने के कारण एक डीसी मशीन का कार्बन ब्रश छोटा हो जाता है, जितनी लंबाई पर ब्रश को बदलना पड़ता है वह रहता है आपका कि मूल लंबाई का 2/3 पर। यहाँ पे आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि मूल लंबाई का 2/3 पर। 23 नंबर क्वेश्चन है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में हिस्टेरिसिस संयोजित करने का उद्देश्य क्या है? सॉरी, रिहोस्टेट संयोजित करने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है प्रारंभिक धारा को सीमित करना, प्रारंभिक धारा को बढ़ाना, प्रारंभिक धारा को घटाना जिससे कि प्रभावी बल आघूर्ण बढ़ सके, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर रहता है उसमें जो रिहोस्टेट संयोजित किया जाता है उसका मेन उद्देश्य होता है कि प्रभावी धारा को घटाना जिससे कि सब प्रारंभिक जो बलाघूर्ण बढ़ सके। यहाँ पे आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, यदि दोषयुक्त स्टार्टर को हटा देते हैं तो प्रतिदीप्ति नलिका प्रकाशित हो जाती है, तो दोष क्या है? तो ये होता है आपका स्टार्टर में होता है। तो यहाँ पे आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा स्टार्टर में। 25 नंबर क्वेश्चन है, 250 वोल्ट 1500 वाट के एक इलेक्ट्रिक हीटर जो 500 डिग्री सेल्सियस पर कार्यरत है, उसके लिए उसमें तत्व की धारा व प्रतिरोध को परिकलित करें, कितना आएगा? तो ये जो आएगा ये आएगा आपका 6 एम्पियर व 41.66 ओम आएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, लेड एसिड बैटरी में बकलिंग दोष का कारण क्या है? सेल को लंबी अवधि के लिए डिस्चार्ज कंडीशन में रखना, प्लेटों के बीच शॉर्ट सर्किटिंग होना, ओवर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होना, बैटरी पर ओवरलोड होना। तो देखिए, लेड एसिड बैटरी में जो बकलिंग दोष का कारण होता है ये होता है कि ओवर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होना। ओवर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होने के कारण क्या होता है कि आपका लेड एसिड बैटरी में बकलिंग आ जाता है। तो यहाँ पे आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, सर्पी वलय प्रेरण मोटर में घूर्णक धारा आवृत्ति निर्भर करती है। तो ऑप्शन है घूर्णक चालक पर, घूर्णक प्रेरकत्व पर, स्लिप के परिणाम पर, प्रेरकी प्रतिघात पर। यह निर्भर करता है आपका स्लिप के परिमाण पर। तो यहाँ पे आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा स्लिप के परिमाण पर। 28 नंबर क्वेश्चन है, यूनिवर्सल मोटर मशीन चलती है। तो देखिए, जो यूनिवर्सल मोटर मशीन रहता है ये जो चलता है यह आपका
डीसी सप्लाई के साथ उच्च स्पीड पर और कम स्पार्किंग के साथ चलता है। यहाँ पे आपका ये आंसर ही करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, किसी विद्युतीय परिपथ में फ्यूज उच्च डट 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 क्या होता है, परिणाम स्वरूप, सॉरी यहाँ पे है कुछ गड़बड़, ये इसी में है। तो किसी विद्युतीय परिपथ में फ्यूज उच्च डट 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 परिणाम स्वरूप उड़ जाता है। तो किसके विद्युतीय परिपथ में फ्यूज परिणाम स्वरूप उड़ जाता है? ऑप्शन है किसी शॉर्ट सर्किट द्वारा उत्पन्न वोल्टेज के कारण, किसी शॉर्ट सर्किट द्वारा उत्पन्न प्रवाहित धारा से, खुले परिपथ द्वारा उत्पन्न वोल्टेज से, किसी खुले परिपथ द्वारा उत्पन्न प्रवाहित धारा से। क्या होता है? किसी शॉर्ट सर्किट द्वारा उत्पन्न प्रवाहित धारा से होता है। तो यहाँ पे आपका भी आंसर करेक्ट हो जाएगा, किसी शॉर्ट सर्किट द्वारा उत्पन्न प्रवाहित धारा से। 30 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक उपकरण की नियुक्ति से पूर्व इंसुलेशन प्रतिरोध के लिए जांच होनी चाहिए। वाटर हीटर के लिए इंसुलेशन प्रतिरोध किससे कम नहीं होना चाहिए? तो ऑप्शन है 1 मेगा ओम, 2 मेगा ओम, 0 से 5 मेगा ओम, 0 से 25 मेगा ओम। तो वाटर हीटर के लिए इंसुलेशन प्रतिरोध 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और इसका नेक्स्ट पार्ट हम बनाएं या नहीं, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप लोग व्यूज अच्छा देते हैं, शेयर करते हैं, व्यूज अच्छा आएगा तो हम लोग नेक्स्ट इसको आगे और बढ़ाएंगे और पार्ट आएगा। तो आप लोग वीडियो को कर दीजिए शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।